या गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कैसे होता है, जो कोई भी कंडक्टर होता है या कोई भी मटेरियल है वो कंडक्टर है या नहीं है, उसके लिए हम डिफाइन किए थे। तो हमने बताया था कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। इन तीन चीज़ों के बारे में। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो मेटालिक कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। इन दोनों के बारे में बात किया था। सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर दो टाइप का। कौन कौन से? इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर किसके वजह से बनता था? ड्यू टू द डोपिंग। इस केस में दो टाइप, एन टाइप और पी टाइप। इसके बारे में भी हम डिस्कस किया था। और इंसुलेटर के बारे में नॉट एट ऑल, ये कभी भी कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है। इसके लिए हम बात कर चुके हैं। एक सबसे मैं इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 12th क्लास में अब नहीं पढ़ना है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपटीशन में अभी भी ये नहीं बताया गया जिसको कट शॉर्ट किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, एनटीए ने अभी तक कुछ नहीं दिया, जेईई एडवांस ने कुछ भी नहीं बताया। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि जो लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये 12th स्टैंडर्ड के लिए, जो 12th के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं 12th में, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि इस साल के सिलेबस में इसको कट शॉर्ट कर दिया गया। राइट, ओके। हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड के केस में क्या होता है, तो सबसे पहले एक छोटा सा ये देखते हैं। एवरी सब्सटेंस अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी सब्सटेंस है, अराउंड अस सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन इट, उसके अंदर में कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसे क्या बात है भाई, हर एक सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पहला। दूसरी बात, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी। हर एक अलग अलग टाइप के जो मटेरियल है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। कोई ज्यादा शो करता है, कोई कम शो करता है, लेकिन जरूर शो करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? या तो प्रॉपर्टी उसका लॉस हो जाएगा, या तो कुछ प्रॉपर्टी उसका रिटेन हो सकता है, या फिर परमानेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है, कहने का मतलब एवरी सब्सटेंस के केस में। हम आगे देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम और मोलिक्यूल। एटम के अंदर में या मोलिक्यूल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओरिजिनेट होता है। तो हम जानते हैं जो कुछ भी बना हुआ है इलेक्ट्रॉन के वजह से बना हुआ, वो चीज उसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। और इलेक्ट्रॉन है तो एटम्स के अंदर, वो एटम से बना है, मोलिक्यूल होता है एटम से बना है। अब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप करता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में कहता है, एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर में कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत सारे स्मॉल एटम से बना होता है और उस स्मॉल एटम के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए। तो हर एक सब्सटेंस के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वही चीजें बोलता है कि वो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता, कौन? जो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो रेफर टू एज ए स्मॉल लूप ऑफ करंट। लूप ऑफ करंट बोले तो ऐसे ये लूप होता है, मैंने लूप उसको बोलते हैं जे इनकम, मैंने आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों का सोर्स कुछ मिलता हो। जैसे कि अगर ये बात करें तो अगर सिंगल ऐसे छोड़ देते ये लूप नहीं हुआ, लेकिन इसको देखिए, इसको एक वायर से ला करके ऐसे कनेक्ट कर देते, ये एक लूप की तरह काम करेगा। इधर से जो कुछ आएगा इधर से आएगा। तो फिर चूंकि आप जानते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं ना, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये लूप है। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से जनरेट होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इंटर होगा, तो इसको लूप बोलते हैं। आप जानते हैं, फिजिक्स में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए स्मॉल लूप ऑफ करंट विच रिटेन देयर मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि
रिटेन करता है, यानी कि ये क्या इलेक्ट्रॉन के वजह से, यानी कि स्मॉल लूप की तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट रिटेन करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं दीज मैग्नेटिक मोमेंट, जो बात कर रहे हैं रिटेन किया है किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। दीज मैग्नेटिक मोमेंट कम्स फ्रॉम 2 टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 टाइप के मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये आता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो रिटेन करता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो 2 टाइप के क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब कौन कौन से मोशन होते हैं भाई, तो आप जानते हैं एटम्स के अंदर में ये जानते हैं। ये देखिए यहां पे देखिए एटम्स, ये पड़ा हुआ है, ये वाला ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है तो ये अपना ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। और दूसरी बात ये है, जो इलेक्ट्रॉन का जैसे कि खुद का भी तो स्पिन में मूव करता है, खुद के स्पिन में मूव करता है ये वाला। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, जब फुटबॉल की बात होता है तो फुटबॉल में क्या होता है, प्लेयर जब किक मारता है तो क्या होता है, वो सीधे ऐसे भी मूव करता है, साथ साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है ना। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज एक्सियल, यानी कि जब रोटेशन होता है एक्सिस के रोटेट भी करता है, तो दोनों ही साइमल्टेनियस चलता है। उसी तरीके से इस केस में हमने एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अपने ऑर्बिट के अंदर में भी घूमते रहता है, ऑर्बिट के अंदर घूमते रहेगा और साथ साथ में अपने स्पिन पे भी घूमते रहेगा, यानी कि ये ऐसे मूव करता है, ऐसे वो खुद अपने भी है और आगे भी बढ़ते रहेगा। दैट इज द, तो इसको बोलते 2 टाइप्स में। देखिए क्या द ऑर्बिटल मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के चारों तरफ में घूम रहा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है। देखिए हमने बात तो करते हैं ऑर्बिट के, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब बताऊंगा आपको 11th क्लास के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताएंगे तो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कभी ऑर्बिट में नहीं होता है, वो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उस ऑर्बिटल में पड़ा है, तो इसीलिए यहां पे ऑर्बिटल टर्म लिखा हुआ है, राइट। तो कहता है द ऑर्बिटल मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो समझ लीजिए जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा, उसके वजह से एक डेवलप होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। दूसरा यहां पे लिखा व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा होता है, जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया, खुद के एक्सिस पे भी घूमता है एज वेल एज ये न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है एज वेल एज खुद के एक्सिस पे भी घूमता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के मोशन के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट रिटेन करता है। अब देखिए इसमें हमको डिफाइन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके आधार पे हमको सॉलिड को क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, ये 5 पढ़ना है आपको। राइट नाउ अभी तो नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना था, लेकिन अगर आप जेई का और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होगा, सी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कहता ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयरिंग में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका मतलब साफ पता चलता है जे इट रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है, ये स्टेबल है तो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्शन क्यों करेगा भाई। तो ये लिखा हुआ इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। सबसे ज्यादा इस केस में एक है क्वार्ट्ज, आपको याद रखना है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। एंड वेयर इज इट, दीज आर द आर्गन, ये याद रखना। ये ज्यादातर पूछता है, ये बात पूछता है जी ये बताइए कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो क्वार्ट्ज जो होता है वो भी डायमैग्नेटिक होता है, आर्गन जो होता है वो भी होता है, बाकी चीजें तो मैं लिख तो दिया ही हूं। एंटीमनी होता है, बिस्मिथ होता है, कॉपर होता है, लेड होता है, सिल्वर होता है, जिंक होता है, क्वार्ट्ज होता है, मरकरी होता है, अल्कोहल होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर होता है, हाइड्रोजन होता है, एयर होता है और आर्गन होता है। इसके अलावा भी और कहीं कहीं एग्जाम्पल मिल सकता है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आपको यहाँ पुट अप कर रखा है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के केस में। तो पैरामैग्नेटिक आप जानते हैं, ऐसे भी एमओटी में पढ़ते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े होंगे आप। इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद से इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई इट वीकली अट्रैक्टेड, क्योंकि ये सब के सब अनपेयर्ड नहीं है ना। पहले तो होम्स रूल्स क्या कहता है, पहले भैया इसको पेयर्ड करो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसके बाद से एक अनपेयर्ड होगा, यानी कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की संभावनाएं कम है।
कम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 5 से ज्यादा नहीं होता है, 7 होगा, सॉरी 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में जाएगा तो वहां 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां 7 हो जाएगा, यानी कि मैक्स टू मैक्स कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इसलिए बोलता है ये वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है, यानी कि ये इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज सुन एज इट इज रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इट्स मैग्नेट, क्या बोलता है, मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। यानी कि क्या करेंगे, कोई भी आपको पता नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं मान लिया जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, मैं मान लिया ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा सराउंडिंग में, कुछ होगा, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वहां पे इसको रख देंगे। इस केस में क्या होगा, जब ये मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दे, यानी कि अट्रैक्ट करेगा यार राइट नाउ, जब ये अट्रैक्ट करेगा, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल आपस में चुंबक देखे होंगे, चुंबक आपस में अट्रैक्ट करता है, सेम है, जब ये अट्रैक्ट करेगा जैसे ही, तो उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये अट्रैक्शन काम करेगा, यानी कि मैग्नेटिज्म के, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से हटा देंगे ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका लॉस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो दिस इज द ऑक्सीजन, क्योंकि इस केस में हमको दिखता है जो ये इवन है, यानी कि O2 है, O2 है तो कितना हो जाएगा भैया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें बोलो, 16। MOT से जब बनाओगे ना तो हम कहेंगे जी सर MOT से देखेंगे तो सब के सब तो पेयर्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं, MOT से बनाएंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स व्हाई दीज आर द पैरामैग्नेटिक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, O2 प्लस तो होगा ही, N2 प्लस तो होगा ही। एक बात और मैं ध्यान दे दूं, आपको बता दूं कि कोई भी इवन इलेक्ट्रॉन होगा तो मस्ट बी, वो क्या होगा कि डायामैग्नेटिक होना ही होना है, एक्सेप्ट द O2 के केस में। लेकिन अगर कोई ऑड होगा, मैंने ये लिखा, कोई ऑड होगा तो ये मस्ट बी पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। अगर नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन है तो एकदम पैरामैग्नेटिक होना ही होना है, लेकिन अगर इवन होता है तो मे बी पैरामैग्नेटिक, मे बी डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, हम बताएंगे इसके लिए यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे होता है, कैसे हमको याद रखना, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। वेल, आपको याद रखना है एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है, अल्कली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, O2, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ये देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक है, लेकिन मैंने बताया O2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जनरली हमेशा वही क्वेश्चन पूछता है जनरली। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है, विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, which are strongly attracted by magnet and can be magnetized। वो मैग्नेट के द्वारा बहुत ज्यादा, यूं कहें जो मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जब हटा देंगे ना तो क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। वो मैग्नेटाइज हो जाएगा कंप्लीटली, मैग्नेट को हटा देंगे उसके बावजूद भी इसको देखेंगे तो चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगा, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। दूसरा पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर जनरली परमानेंट मैग्नेट, यानी कि क्या बोला है, ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया या मैग्नेट के कांटेक्ट में रखा, जब मैग्नेट के कांटेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा तभी भी देखते हैं इस केस में क्या है कि इसमें मैग्नेटिज्म, यानी कि ये इसमें मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द परमानेंट मैग्नेट। तो किस केस में बोला गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में होता है जो कि ये परमानेंट मैग्नेट होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। यो साहब, ये डोमेन थ्योरी जो होता है इसके आधार पे हम एक्सप्लेन करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो डोमेन क्या होता है आगे देखते हैं, देखिए ये देखिए, डोमेन इज ए रीजन, एक रीजन है, एक एरिया है। डोमेन इज ए रीजन इन विच मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम होते हैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट इज इन वन डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, डोमेन इज ए रीजन, डोमेन एक एरिया होगा, एक रीजन है, सपोज दैट लॉट्स ऑफ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे उसमें एटम्स प्रेजेंट है, तो कुछ
एटम्स का कुछ ये एरिया, जो सपोज दैट ये एरिया हो गया, कुछ एरिया ये हो गया, कुछ एरिया ये हो गया, कुछ एरिया ये हो गया, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे सब के सब एक साइड में अलाइंड हो जाएंगे, एक साइड में, यानी कि सब के सब एक ही डायरेक्शन में शो करेगा अपना अपना, सब के सब में एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म शो करेगा। इसको बोलते हैं क्या? दीज आर कॉल्ड द डोमेन। यानी कि सपोज दैट लाखों करोड़ों है, सपोज दैट 1 लाख जो एटम्स है उसका मैग्नेटिज्म दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, तो वो पूरे बंच को यानी कि गुच्छे को जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, मैं डायग्राम से दिखाता हूं आपको डोमेन कैसे होता है। तो इस केस में फेरोमैग्नेटिज्म के केस में क्या मिला आपको कि डोमेन इज ए रीजन इन विच द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम्स इज इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये आपको याद रखना है। गैडोलियम के बारे में आपको ध्यान रखना है प्लीज, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था गैडोलियम के बारे में, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। अब बोला था ये बताओ जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होगा, तो गैडोलियम ही उसका आंसर था। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी शायद हमको लगता है बहुत पहले जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का शायद बहुत पहले, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन गैडोलियम अभी हाल फिलहाल पूछा था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए प्रेजेंस में, जैसे ही आप इसको करते प्रेजेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, तो ये देखिए डोमेन में चेंज हो गया, ये अलग हो गया, इसमें जितने ये रीजन में जितने एटम्स हैं सब के सब एक साइड में अलाइंड हो गया, इस रीजन में जो भी है एक साइड में, इस रीजन में जो भी है एक साइड में, इस रीजन में जो भी है एक साइड में, दैट इज कॉल्ड, एक को बोलते हैं डोमेन, इट्स कॉल्ड डोमेन, इसको एक को बोलता है डोमेन, राइट। अगर ये एब्सेंस है तो सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन था, सब के सब सेम डायरेक्शन में अलाइन था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड जो होता है एक टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर रहता है, एबव विच इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। अगर उसके ऊपर जाता है तो पैरामैग्नेटिक शो करता है, अगर उसके नीचे रहेगा तो पैरामैग्नेटिक में भी शो करता है, नहीं भी शो नहीं करता है। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो मस्ट भी पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा मस्ट भी, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि वहां से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया होगा, यानी कि उसका पेयरिंग जो होता है टूट जाता होगा, कुछ तो ऐसा होगा तभी तो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पैरामैग्नेटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स है जब मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर, राइट। नेक्स्ट, अब इसी कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर को क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं उसी कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर को, यानी कि क्यूरी पॉइंट से ऊपर चला जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए। एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो फेरो का मतलब क्या था? जे सबके सब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे जब एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिज्म और प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिज्म में डोमेन में चेंज हो जाता था। अब कहता है जो ऑल डोमेन आर अलाइन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, हर एक डोमेन जो होता है अलाइन हो जाता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, मींस व्हाट? दैट नेट मैग्नेटिज्म इज जीरो। मतलब क्या? देखिए यहां पे ये एक डोमेन, ये एक डोमेन, इस तरीके से बना दिया, यानी कि जो भी डोमेन होगा पॉजिटिव निगेटिव में ऐसे 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 डोमेन है ये वाला, ऐसे डोमेन है ये वाला, ऐसे डोमेन है ये वाला। ये क्या होता है आपस में, क्या होता है आपस में दोनों के दोनों क्या होता है? रिवर्स कंडीशन होता है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हो जाते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। जितना इससे बढ़ेगा उतना ही से घट जाएगा, जीरो, जिससे जितना इससे बढ़ेगा उतना ही से घट जाएगा, जीरो। इसीलिए डायग्राम में ये दिखाया गया, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक दूसरे के सब क्या होते हैं? कैंसल आउट करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें आपको याद रखना है एफ, ये वाला FeMn को याद रखना है, हेमेटाइट है, क्रोमियम है, निकल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और FeMn है, आपको ध्यान रखना है। ये किसका एग्जांपल है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक। ये देखिए फेरो था, दीज आर द फेरो, FeRO, और यहां पे फेरी।
फेरी मैग्नेटिक के केस में देखिए, फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस किसको बोलते हैं, तो कहता है जो ऑल डोमेन आर अलाइंड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ये बात सही है, बट मैग्नेटिज्म इज नॉट जीरो। मींस व्हाट, ये देखिए अगर ये डोमेन है, ऐसे है, मैं मान लिया ऐसे है, ये कैसे होगा, मैं मान लिया ऐसे है, ये दूसरा डोमेन होगा, ये फाइनली ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ऐसा डायरेक्शन होगा जैसे या तो ऊपर में जाता जाएगा या तो नीचे में जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्टेंट जीरो नहीं होने जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, जो कि इट इज वीकर देन द फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में वीकर देन फेरोमैग्नेटिक, वाई, क्योंकि वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता, सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता था। और इस केस में क्या मिलता है कि जो कुछ ऊपर जाते हैं, दो ऊपर जाएंगे, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, दो ऊपर जाएगा तो एक नीचे चलाएगा, दो ऊपर जाएगा तो एक नीचे चलाएगा, इसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस बोलते हैं, राइट। फेरी मैग्नेट यानी कि फेरी मैग्नेटिज्म जो होता है फेरो से वीक होता है, तो वीकर मैग्नेटिज्म देन द फेरोमैग्नेटिक, ये लिखा हुआ है, आपको ये याद रखना है, Fe3O4 को ही याद रखना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, ताकि आप ध्यान रह सके इसके लिए। नेक्स्ट इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक के केस में सब के सब इलेक्ट्रॉन को बता दिया है, क्योंकि ये दिया तो परमानेंट मैग्नेट होता है, तो सबके सब क्या होता है, डोमेन जो होता है ऊपर अलाइंड हो जाता है। तो इसके लिए एंटी फेरो के केस में क्या होता है, एक ऊपर में एक नीचे में, एक ऊपर में एक नीचे में, दैट्स वाई क्या हो जाता है, इसके लिए जीरो हो जाता है। और इसके लिए क्या होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट हो जाता है। इस केस में देखिए फेरी मैग्नेटिज्म में कहता है वीकर देन फेरो, यानी कि यहां पे देखिए ये ऊपर में गया, ये ग्रीन जो है ना नीचे में तो आया, लेकिन ये कैंसिल नहीं किया। यहां पे मैं बता दूं आपको कि ये देखिए इसके वजह से जो घटने वाला जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कम घट रहा है, लेकिन इससे वजह से जो बढ़ने वाला है वो ज्यादा बढ़ रहा है। वही चीजें सिंबल में दिखाया गया है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 घटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और ऊपर में यहाँ पे ऐसे घटा दीजिए। इसके लिए फाइनल रिजल्टेंट क्या मिला, ऊपर में जा रहा है, राइट। तो इसी केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर में तो जाएगा, नीचे में जो डाउन होने वाला है, यानी कि जो घटाने वाला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, वो कम घटा रहा है। देखिए ये कम घटा रहा है और ये ज्यादा बढ़ा रहा है, ये वाला इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लेकर के फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर में ही बढ़ेगा। पैरामैग्नेटिक के केस में भी सेम एज होता है। पैरामैग्नेटिक केस में देखिए एक ऊपर में गया, एक नीचे में, कैंसल आउट, 2 ऊपर में गया, फिर से एक नीचे में आ गया, फिर से एक ऊपर गया, एक नीचे, मींस व्हाट, ओवरऑल मिलाकर के क्या होता है, जो इसकी में मैग्नेटिज्म जो होता है परमानेंट नहीं होता। पैरामैग्नेटिक के केस में हम जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, बट अगर इसकी बात करें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो दीज आर आल्सो द टेम्पोररी, यानी कि नॉट ए परमानेंट। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, या उसके इर्द गिर्द में जो मैग्नेट रखे हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था, उसको जैसे ही हम हटाएंगे वैसे ही क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये डायग्राम है ताकि आप थोड़ा सा याद रख सकें, आपको ध्यान रह सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने कंप्लीट सॉलिड स्टेट का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं। एक भी हमने कंसेप्ट को, किसी भी कंसेप्ट को मिसिंग नहीं किया। इवन ऑल्सो कि एडवांस लेवल के लिए, एडवांस लेवल तक मैं गया, जो कुछ भी एडवांस में था उन सारी चीज़ों के लिए मैंने देखा, सब कुछ किया। तो प्लीज़ आप देखेंगे, वीडियो को पसंद पड़ेगा। अगर कोई भी, मैंने उससे पहले मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी कंसेप्ट का मिसिंग हो तो बताइएगा कमेंट करके प्लीज, ऐसे लिखा हूं मैं, नीचे में लिखा हुआ है। तो इसके लिए प्लीज अगर आपको कोई भी कमेंट का मिसिंग होता है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको उसके लिए भी बताऊंगा। लेकिन मैं पूरी तरीके से देख चुका हूं, एनसीईआरटी भी देखा हूं, एडवांस बाकी जितनी सारी बुक्स हैं सारे बुक्स को देखा हूं, एक भी कंसेप्ट का मिसिंग नहीं है। इवन ऑल्सो कह रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, क्वेश्चन भी उतना ही सारा है, कंटेंट भी उतना ही सारा है, कहीं पे मिसिंग नहीं है। अब मैं शुरू करने वाला हूं सॉल्यूशन चैप्टर को। सॉल्यूशन चैप्टर मैं थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा अलग तरीके से टच करने जा रहा हूं। उसके लिए मैं शायद इसमें बहुत ज्यादा बच्चे के लिए, पता नहीं एडवांस के लिए क्या है क्या नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो मैं +2 लेवल के लिए, स्टैंडर्ड +2 लेवल एनसीईआरटी बेस्ड हम करेंगे, और उसके पैरेलल में एक कॉन्करेंट, एक पैरेलल में मैंने एडवांस के लिए एक बैच रखेंगे, यानी कि जो भी व्यूज मिले
एनसीईआरटी बेस्ड एक अलग और एडवांस लेवल एक बेस्ड अलग, दो डिफरेंट चीज़ों को मैंने दो सॉल्यूशन के हमने दो टाइप के वीडियो बनाएंगे। राइट नाउ अभी तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाऊंगा, तो आने वाले वीडियो को देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद पड़े लाइक करें, अगर पसंद हो, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आता है, अगर मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ फ्रूटफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ एक कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कुछ उन तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, या जो कोई भी फ्रेंड है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इनकी ज़रूरत होती है, तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, अगर आप लोग थंब देते हैं, अगर कमेंट करते हैं, तो मैं दिल से लगा रहूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि जब आप जुड़े रहे, आप पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो मैं पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।